हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी ई लर्निंग में। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं के इतिहास के विषय 9 यानी कि पार्ट 9 औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साथ में बहुत टफ था, तो इसलिए इसको इजी वे में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शुरुआत करते हैं पार्ट 9 औद्योगिक क्रांति। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेकर आएँ और आपकी तैयारी करवाने में हम सहायता कर सकें। तो पहला प्रश्न उठता है कि औद्योगिक क्रांति कब हुई और इसको प्रथम औद्योगिक क्रांति क्यों कहा जाता है। तो बच्चों, प्रथम औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में शुरू हुई थी। मैं यहाँ पे इंग्लैंड वर्ड इसलिए यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि उस समय ब्रिटेन 3 कंट्रीज से मिलकर बना था, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। तो प्रथम औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में की गई थी बेटा। और अर्थव्यवस्था 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच जो उद्योग और अर्थव्यवस्था का रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। तो प्रथम औद्योगिक क्रांति का टाइम पीरियड क्या है? 1780 से लेके 1850 के दशक तक, यानी कि आपको शॉर्टकट में 70-80 के दशक से 1850 के दशक में पहली औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई। और औद्योगिक क्रांति कैसे हुआ कि उद्योग और अर्थव्यवस्था के मामले में जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। और दूसरी औद्योगिक क्रांति 1850 के दशक के बाद आई थी, उसमें रसायन और बिजली के नए क्षेत्रों में विकास हुआ। तो पहली औद्योगिक क्रांति में किसमें विकास हुआ था? उद्योग और अर्थव्यवस्था में। और दूसरी में रसायन और बिजली में। और दूसरी अमेरिका, जर्मनी, इन सब कंट्रीज में हुई। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति के प्रति दृष्टिकोण। इस शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों जैसे कि जॉर्ज मिशले और फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा किया गया। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग जॉर्ज मिशले जो कि फ्रांस के थे और फ्रेडरिक एंजल्स जो कि जर्मनी के थे, उन्होंने किया इस शब्द का प्रयोग। और अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले जो दार्शनिक और अर्थशास्त्री रह चुके हैं, अर्नोल्ड टॉयनबी ने। अल्बर्ट टॉयनबी ने सबसे पहले अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग किया। और इसने इस शब्द का प्रयोग क्यों किया? उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए जो कि ब्रिटेन में 1760 से 1820 के बीच हुए। ठीक है, तो ब्रिटेन में औद्योगिक विकास में जो परिवर्तन हुए उसके लिए सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का प्रयोग किया था। तो शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों ने किया और अंग्रेजी में शब्द का प्रयोग अर्नोल्ड टॉयनबी ने किया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आप इसको लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन आता है कि कैसे हुआ औद्योगिकरण, वो कौन सी घटना थी या किन तरीकों से औद्योगिकरण हुआ, तो वो देखना है बच्चों। मशीनों और तकनीकों ने पहले हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों की तुलना में भारी पैमाने पर माल के उत्पादन को संभव बनाया। तो सबसे पहले माल का उत्पादन हुआ। माल के उत्पादन से क्या हुआ? मजदूरों को काम मिला और अधिक मात्रा में उत्पादन शुरू हो गया। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई। 1780 के दशक से 1820 के दशक के दौरान कपास, लोहा, कोयला, सड़कों, नहरों के निर्माण और विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय प्रगति हुई। तो औद्योगिकरण कैसे हुआ बेटा? मशीनों और तकनीकों ने किसकी जगह ली? हस्तशिल्प की। तो मशीनों और तकनीकों के जरिए औद्योगिकरण हुआ बेटा, और इसकी जगह जो पहले काम हाथ से हुआ करते थे उनकी जगह अब काम मशीनों से शुरू हो गए, इसलिए औद्योगिकरण हो गया। और साथ में इस दशक में किन किन क्षेत्रों में औद्योगिकरण हुआ? तो कपास में, लोहा उद्योग में, कोयला खनन में, सड़कों में और नहरों के निर्माण, विदेशी व्यापार में प्रगति हुई। इस प्रकार ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की गई। तो याद रहेगा, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई 1780 के दशक से 1850 के दशक के बीच। आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिटेन में क्यों हुई, इसका जो आंसर आपको मिलेगा कि सबसे पहले ब्रिटेन ही ऐसा देश था जिसने औद्योगिकरण का अनुभव किया। इसके कारण ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, बाजार व्यवस्था और एक ही प्रकार का मुद्रक प्रयोग, ये सब कारण थे। ये सब क्या थे? कारण थे जिन्होंने ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को सफल बनाया। क्या क्या? राजनीतिक व्यवस्था,
मैं इसकी आगे स्लाइड में बताऊंगा क्या क्या राजनीतिक व्यवस्था में चेंज आया, क्योंकि वहाँ पे एक ही शासक का शासन था तो दिक्कत नहीं हुई। और कानून व्यवस्था, पूरे ब्रिटेन में एक ही प्रकार की कानून व्यवस्था अपनाई गई थी, एक ही मुद्रा थी और एक ही बाजार था। ये नहीं कि आप ब्रिटेन के किसी और दूसरे हिस्से में कोई माल बेच रहे हो या खरीद रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था। और एक ही प्रकार की मुद्रा का प्रयोग, साथ में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कर दी गई थी। तो औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में क्यों हुई? सबसे महत्वपूर्ण कारण राजनीतिक रहा कि एक ही राजनीतिक व्यवस्था थी, यानी एक ही शासक था, और जब एक ही शासक होगा तो अलग अलग रूल्स को अपनाने नहीं पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है कि ब्रिटेन ही क्यों, ठीक है, तो ब्रिटेन ही क्यों, इसका जवाब आपको बार बार दिया जा रहा है कि 17वीं शताब्दी के राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ यानी मजबूत एवं संतुलित रहा है ब्रिटेन। इसके 3 हिस्से थे बेटा, कौन कौन से? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड पर सम्राट का शासन था, ठीक है। तो इसके तीनों हिस्सों पे यानी सारे हिस्सों पे सम्राट का शासन था, यानी एक ही राजा था। ब्रिटेन के 3 हिस्से थे, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इस पर सम्राट का शासन था। इसका अर्थ ये हुआ कि संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था का एक ही सिक्का और एक ही बाजार व्यवस्था थी। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में अगर आता है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति क्यों हुई या कारण बताइए या क्यों ब्रिटेन को ही चूज किया गया, तो लिख सकते हो आप कि संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था, एक ही सिक्का, एक ही बाजार व्यवस्था थी। और इस बाजार व्यवस्था में स्थानीय प्राधिकरण, जैसे ये नहीं कि जैसे दिल्ली में एमसीडी होती है, भाई साउथ एमसीडी अलग टैक्स लगा रही है, नॉर्थ एमसीडी अलग टैक्स लगा रही है, तो ऐसा नहीं था, कोई हस्तक्षेप नहीं था। इसके बावजूद इंग्लैंड के नियंत्रण में एक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार था, यानी पूरे इंग्लैंड में एक ही प्रकार का बाजार प्रणाली अपनाई जाती थी, जिससे औद्योगिक क्रांति में बहुत सहायता की। और शहर, इसके शहर के बारे में कि 18वीं शताब्दी में यूरोप के बहुत से शहर क्षेत्रफल और आबादी के दृष्टिकोण से बढ़ने लग गए थे। यूरोप के अधिकतर शहरों की आबादी 1750 से 1800 के बीच दुगनी हो गई। इन शहरों में लंदन सबसे बड़ा शहर था जो देश के बाजारों का केंद्र था, बाकी बड़े बड़े शहर भी लंदन के आसपास थे। तो लंदन ब्रिटेन का सबसे बड़ा बाजार था और बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में खोजा गया। तो ये कारण हो गए जिसके कारण ब्रिटेन में पहली बार औद्योगिक क्रांति हुई थी 1780 से 1850 के बीच। तो याद रहेगा आपको कि पहली क्रांति ब्रिटेन में हुई और किस किस क्षेत्र में हुई थी? उद्योग क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में हुई थी बेटा। उद्योग में क्या क्या आएगा आपका? कपास आएगा, कपास आ गया, लोहा आ गया, कोयला आ गया, इन सब चीज़ों में ब्रिटेन में क्रांति हुई थी। रीजन बता दिया, एक ही कानून व्यवस्था, एक ही मुद्रा, एक ही बाजार और एक ही प्रकार की पूरी प्रणाली थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो और भी कारण है बेटा औद्योगिक क्रांति के। जनसंख्या में वृद्धि, तो इंग्लैंड के शहरों में जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। लंदन जो कि उस समय यूरोप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन चुका था। अच्छी परिवहन व्यवस्था, वहाँ पे परिवहन व्यवस्था अच्छी की गई थी। बैंकों की भूमिका, तो पहला बैंक 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड, तो बैंक की व्यवस्था थी वहाँ पे। रेल परिवहन का विस्तार हो गया था, जिसको रेल उन्माद के नाम से जानते हैं। लंदन का महत्वपूर्ण नगर व्यापार का केंद्र बना, तो लंदन पूरे इंग्लैंड में महत्वपूर्ण नगर बना, साथ में व्यापार का केंद्र बना। कोयला और लौह अयस्क की उपलब्धता, यानी इनकी ज़मीनों में कोयला और लौह अयस्क थे, तभी तो निकाला गया। तो कोयला और लौह अयस्क की उपलब्धता थी। सीसा, तांबा और रांगा की उपलब्धता। तो आपके सामने बहुत सारे पॉइंट ला के रख दिए मैंने जो आपको बताएंगे कि ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति क्यों। वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कारण में आ गए थे कि भाई यहाँ पे एक ही सम्राट था। आर्थिक कारण क्या थे? एक ही प्रकार की मुद्रा थी और बैंकिंग व्यवस्था थी, ठीक है। और ये आपके सब मिला के सारे महत्वपूर्ण कारण। बीच में कृषि क्रांति भी हुई थी इंग्लैंड में। कृषि क्रांति से आप क्या समझते हो? कृषि क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने अपनी संपत्तियों के पास छोटे खेत खरीद लिए और गांव की सार्वजनिक भूमि को कब्जा लिया और बड़ी बड़ी भू संपदाएं बना ली, जिससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई। तो कृषि क्रांति भी ब्रिटेन में हुई थी। और कृषि क्रांति के बारे में परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आपको लिखना है कि एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने क्या किया? अपने जमींदारी के पास, इन संपत्तियों के पास जो छोटे खेत थे वो खरीद लिए और गांव की सार्वजनिक भूमि जो पहले सबकी थी उस पर कब्जा कर लिया और बड़ी बड़ी जमीनें बना ली गई। इससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई और जब मजदूर वर्ग बढ़ा इससे
तो मजदूर वर्ग पैसा कमाने के लिए शहरों में आ गया और फैक्ट्रियों में काम पर लग गया। ठीक है, तो कृषि क्रांति के एक फायदे भी नुकसान भी है। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिकरण के प्रभाव क्या पड़े, क्या प्रभाव पड़े आपको? तो लंदन का महत्व हुआ, इंग्लैंड अफ्रीका वेस्ट इंडीज के बीच त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र बना। तो लंदन का क्या हुआ? लंदन इंग्लैंड अफ्रीका वेस्ट इंडीज के बीच त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र बना। और ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कारण गांव से आए गरीब लोगों नगरों में काम करने के लिए उपलब्ध हो गए, उद्योगों की स्थापना हुई और ऋण राशि के लिए बैंक था, अच्छी परिवहन व्यवस्था थी, इसलिए औद्योगिकरण बहुत आगे तक फैलता रहा। तो औद्योगिकरण के कारण एक महत्वपूर्ण कारण ये हुआ कि मजदूरों की वृद्धि हुई। मजदूरों की वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि जमींदारों ने उनके खेत खरीद लिए थे, जब उनके खेत ही नहीं थे तो पैसा कमाने के लिए वो शहरों में आ गए। तो लंदन जैसे शहरों में बहुत सारे गरीब लोग आए, जिससे ऋण भी मिला लोगों को उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए, और बैंक ने सहायता करी। इस प्रकार ये औद्योगिकरण के सकारात्मक प्रभाव है। कौन से प्रभाव है? सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव के बारे में आता है। क्या अच्छे प्रभाव पड़े? तो ये अच्छे प्रभाव में आ जाएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। लोहे का विकास, तो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी ब्रिटेन में लोहे का विकास। 1709 में प्रथम अब्राहम डर्बी ने धमन भट्टी का आविष्कार किया। ठीक है, धमन भट्टी का आविष्कार 1709 में प्रथम अब्राहम डर्बी ने किया। इसके बाद ये तो हमें डर्बी परिवार का, जो डर्बी वंश का, उसके हम ऋणी हैं, ऋणी यानी कि कर्जदार हैं, जिसने लोहे के आविष्कार में बहुत वृद्धि करी। और द्वितीय डर्बी ने ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास किया। ढलवा लोहे क्या होता है? गर्म करके आप जिस आकृति में डालोगे बन जाएगा। लेकिन पिटवा लोहे से क्या हुआ कि गर्म करके लोहे को आप कोई भी आकृति प्रदान कर सकते हो। और तृतीय डर्बी ने पहला लोहे का पुल बनाया। वर्ल्ड का पहला लोहे का पुल 1799 में कोल्ड रेल पुल नाम एक आपकी फिगर मिल जाएगी बुक में, वो पुल बनाया था थर्ड डर्बी ने। तो तृतीय डर्बी ने 1779 में विश्व में सबसे पहला लोहा पुल बनाया। उससे पहले डर्बी ने धमन भट्टी का आविष्कार किया। तो लोहे के विकास में अगर ये प्रश्न आता है तो तीनों डर्बियों ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया। आगे बढ़ते हैं। भाप की शक्ति, महत्वपूर्ण टॉपिक है भाप की शक्ति बेटा। तो भाप की शक्ति का प्रयोग ब्रिटेन के उद्योगों और में शक्ति के एक रूप के स्रोत के रूप में किया गया, और जहाज़ों रेलगाड़ियों में भी इसका प्रयोग किया गया। सबसे पहले आपको पता, कोयला खोदने के लिए बहुत बड़ी मशीनें चाहिए थी, तो भाप से चलाई जाने लगी। इसलिए भाप की शक्ति का प्रयोग इंजन को चलाने में, रेलगाड़ी को चलाने में, जहाज़ों को चलाने में और खुदाई करने में बहुत प्रयोग हुआ। और ब्लचर जो 1418 में एक रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफन द्वारा बनाया गया। तो पहला रेल का इंजन जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग था वो जॉर्ज स्टीफनसन ने बनाया 1814 में, और ये एक रेल का इंजन था ब्लचर। भाप की शक्ति का प्रयोग ये आएगा सबसे पहले कहाँ किया गया बेटा? खनन उद्योगों में, खुदाई के कामों में सबसे पहले भाप का प्रयोग किया गया। तो भाप की शक्ति का प्रयोग सबसे पहले खनन उद्योगों में किया गया, फिर रेलवे परिवहन में किया गया। आगे बढ़ते हैं। कपास उद्योग, सुना होगा आपने कि पहले ब्रिटेन बाहर से कपास मंगवाता था, लेकिन अब ब्रिटेन में कपास का विकास हुआ। और कैसे कैसे विकास हुआ इसकी एक झलक देखिए आप। सबसे पहले उड़न तुरी करगा, जिसका आविष्कार जॉन के ने किया था। उड़न तुरी करगे का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने। कताई मशीन का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने। वाटर फ्रेम का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने। वावरलूम और शक्ति चालित करगे का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने। और म्यूल का आविष्कार सैमुअल क्रॉम्पटन ने। तो ये आविष्कार है कपास से संबंधित। जो कपास से संबंध आविष्कार किए गए बेटा, वो इसको आपको इस स्लाइड में मिल जाएगा कि उड़न तुरी करगा जॉन के, कताई मशीन जेम्स हरग्रीव्स, वाटर फ्रेम रिचर्ड आर्कराइट, पावर लूम एडमंड कार्टराइट और म्यूल सैमुअल क्रॉम्पटन ने आविष्कार किया। आगे बढ़ते हैं। अब नहरों उन्माद, इसका एक प्रश्न जरूर आता है। तो 1761 में जेम्स ब्रिडली द्वारा इंग्लैंड में पहली नहर वर्सली कैनल बनाई गई। तो नोट करना, 1761 में जेम्स ब्रिडली द्वारा इंग्लैंड में पहली नहर वर्सली कैनल बनाई गई। इस नहर का प्रयोग कोयला भंडारों से शहरों तक कोयला ले जाने के लिए किया जाता था। तो पहली नहर कब बनाई गई? 1761 में। क्यों बनाई गई? क्योंकि सड़क के माध्यम से इतना भारी सामान ले जाने में बहुत नुकसान था और एक टाइम पर ले जाया भी नहीं जाता था, इसलिए नहरों का विकास किया गया।
इस घटना को नेहरू उन्माद भी कहते हैं कि 1788 से 1796 के तक 8 वर्ष की अवधि में बहुत अधिक नहरें बनाई गई। इस घटना को नहर उन्माद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नहर उन्माद क्या था बेटा? 1788 से 1796 में 8 वर्ष की अवधि में कम से कम 46 नहरों का निर्माण किया गया। 46 नहरों का निर्माण किया गया। इस 46 नहरों के निर्माण के कारण इसको नहर उन्माद, नहर उन्माद का मतलब है नहरों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी। ठीक है, तो ये जब भी नहर उन्माद का कोई प्रश्न आएगा तो इस स्लाइड से आपको 4 उत्तर मिल जाएंगे कि 1761 में जेम्स बिडली द्वारा इंग्लैंड में पहली नहर वर्सली कैनल बनाई गई और इस नहर का प्रयोग कोयला भंडारों से शहर तक कोयला ले जाने के लिए किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, इसके सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े? तो सकारात्मक प्रभाव पड़े बेटा कि इन वर्षों के दौरान प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन किए। धन, माल, आय, सेवाओं, ज्ञान, उत्पादकता, कुशलता के रूप में अचानक वृद्धि हुई। तो जब औद्योगिकरण आया तो इससे फायदे क्या हुए? तो क्रांतिकारी व्यक्ति आए, डर्बी परिवार आ गया आपका लोहे के आविष्कार के लिए, कपास में बहुत सारे आविष्कार हुए। ये सब क्या है? सकारात्मक प्रभाव है। धन की बहुत आय हुई क्योंकि यूरोप को अब इंग्लैंड कच्चा माल यानी कि इंग्लैंड अपना कपास बेचने लग गया। ठीक है, आय, लोगों की आय बढ़ी, कैनल लोगों ने अपने घर के पीछे नहरें बनवाई, इससे सेवाओं, ज्ञान, इन सबका बहुत अधिक मात्रा में विकास हुआ। परंतु जैसे कहा जाता है हर सिक्के के 2 पहलू हैं, तो औद्योगिकरण के कुछ नुकसान भी हुए। तो नुकसान क्या हुआ? औद्योगिकरण के कारण परिवारों में बिखराव हो गया। जो संयुक्त परिवार में लोग गांव में रहा करते थे, अब शहरों में आके गंदी बस्तियों में उनको रहना पड़ता था। रोजगार की तलाश में गांव से लोग शहरों की ओर आ गए। जैसे दिल्ली में आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी से बाकी सब राज्यों से दिल्ली पर आते हैं, उसी प्रकार और उनको गंदी बस्ती में रहना पड़ता है। शहरों का रूप विकृत हो गया, शहर गंदे हो गए। अब आप कहते हैं दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, क्यों कहते हो? क्योंकि शहरों का रूप विकृत हो गया। ये औद्योगिकरण के नुकसान है। क्या क्या बेटा? परिवारों में बिखराव 1 नंबर, रोजगार की तलाश में गांव से शहरों में लोगों का पलायन 2 नंबर, और शहरों का विकृत रूप होना ये 3 नंबर। 3 अंक का प्रश्न आता है या 2 अंक का आता है तो आप 2 पॉइंट लिखेंगे, और 3 का आता है 3 पॉइंट लिखेंगे। साथ में ब्रिटेन को औद्योगिकरण की भारी कीमत चुकानी पड़ी। गरीब, किसको चुकानी पड़ी? गरीबों को, खासकर मजदूर, बच्चों की दुर्दशा, पर्यावरण का नुकसान हुआ, हैजा, तपेदक जैसी बीमारियां भी फैली। तो ये औद्योगिकरण के नुकसान है। इस स्लाइड में आपने जाना कि परिवार में बिखराव हुआ, रोजगार की तलाश में गांव से शहरों में लोगों का पलायन हुआ, शहरों का रूप विकृत हो गया, ब्रिटेन को औद्योगिक क्रांति की बहुत ही मानवीय यानी इंसानों के रूप में और भौतिक कीमत चुकानी पड़ी, मजदूर वर्गों का खासकर बच्चों की दुर्दशा हो गई, पर्यावरण का क्षय हुआ और हैजा, तपेदिक जैसी बीमारियां फैल गई। आगे बढ़ते हैं, तो औद्योगिक क्रांति के सामाजिक आर्थिक प्रभाव, एक ही स्लाइड में आपको सारे प्रभाव मिल जाएंगे। तो सामाजिक प्रभाव और आर्थिक प्रभाव, बेकारी में वृद्धि, यानी कि जब फैक्ट्रियां खुल गई तो जो हथकरघा उद्योग था यानी जो काम हाथ से किए जाते थे उनका नाश हुआ। ठीक है, एक नवीन वर्गों का जन्म हुआ जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं, मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, एक नए वर्ग का विकास। तो ये सामाजिक प्रभाव है। भूमिहीन मजदूरों की संख्या में वृद्धि, क्यों? क्योंकि जमीन तो रईसों ने खरीद लिए थे। तो ये सामाजिक कारण है कि भूमिहीन, जिनके पास जमीन नहीं, उन मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो गई। राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, ये अच्छे प्रभाव हैं। कुटीर उद्योग का अंत, ये नेगेटिव। यानी सभी प्रकार के प्रभाव लिख के अब आपको छांटने हैं, अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है। तो बेकारी में वृद्धि, तो कौन सा प्रभाव बेटा? ये नेगेटिव है। और नवीन वर्गों का उदय, ये अच्छा प्रभाव में आ गया। भूमिहीन मजदूरों की संख्या में वृद्धि, ये नेगेटिव प्रभाव। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, अच्छा प्रभाव। कुटीर उद्योग का अंत हो गया, जो घरेलू उद्योग थे वो नष्ट हो गए, नेगेटिव प्रभाव। नवीन औद्योगिक नगरों की स्थापना, अच्छा, गुड। ये बैड, ये गुड, ये बैड, ये गुड, ये बैड। ठीक है, आगे छोटे कारीगरों का मजदूर बनना, तो ये बैड है कि जो छोटे छोटे कारीगर थे वो मजदूर बन गए। पॉजिटिव क्या है? गुड, कि अधिक और सस्ता माल बिकने लग गया बाजारों में। और 2 बहुत ही बुरे प्रभाव हैं कि स्त्रियों और छोटे बच्चों का बहुत शोषण किया गया। कपास जैसे उद्योगों में छोटे बच्चों से बहुत काम करवाए गए, 10 साल से छोटे बच्चों को, क्योंकि तनख्वाह कम देनी पड़ेगी और वो काम भी बहुत अधिक कर सकते थे। और मजदूरों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। तो एक ही स्लाइड में आपको सारे परिवर्तन मिल गए कि अगर ब्रिटेन में
आता है कि औद्योगिक क्रांति के सामाजिक आर्थिक प्रभाव बताइए, तो आप अच्छे भी बताओगे और बुरे भी बताओगे। आगे बढ़ते हैं। अब एक टॉपिक है समाजवाद और पूंजीवाद में अंतर। तो समाजवाद उत्पादन का एक विशिष्ट सिद्धांत है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर समाज का कब्जा होता है, समाज का स्वामित्व होता है। समाज के स्वामित्व का मतलब है कि सब कुछ सरकार के या समाज के हाथों में होती है, जबकि पूंजीवाद का जो मुख्य अक्ष है कि केवल उत्पादन के साधनों पर केवल व्यक्ति का स्वामित्व होता है। यानी कोई चीज़ अगर प्राइवेट है तो वो पूंजीवाद है और कोई चीज़ सरकारी है तो वो समाजवाद। तो समाजवाद का याद रखना कि उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का हक, उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का हक, उसे समाजवाद कहा गया है। और उत्पादन के साधनों पर केवल एक व्यक्ति का हक, उसे हम पूंजीवाद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। औद्योगिकरण पर लोगों का प्रभाव मैं बता चुका हूँ, फिर भी कि सबसे ज़्यादा प्रभाव नकारात्मक जो पड़ा वो बच्चों और औरतों पर पड़ा। बच्चों और औरतों पर औद्योगिकरण के सबसे नकारात्मक प्रभाव पड़े। शैशव अवस्था में बच्चों की मौत, कुछ बच्चे तो 5 साल की अवस्था पूरी करने से पहले ही मर जाते थे। घिनौनी गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था, ऐसी बस्तियों में जहाँ पे हवा तक नहीं आती थी, दुर्गंध ही दुर्गंध, कम मजदूरी मिलती थी और काम के घंटे बहुत अधिक थे। तो ये बच्चों और औरतों के साथ जो नकारात्मक प्रभाव पड़े कि कम उम्र में ही बच्चों की मौत और कुछ महिलाएं बच्चों को जन्म देने से पहले ही मर जाती थी। घिनौनी और गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था, कम मजदूरी थी उनकी, काम के घंटों की अधिकता थी। तो ये कारण है औद्योगिकरण के लोगों पर प्रभाव। अगर आता है परीक्षा में कि लोगों पर प्रभाव क्या पड़ा, तो ये समाज पर क्या पड़ा, तो समाज के लिए आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जुड़वा अधिनियम, तो कुछ अधिनियम पारित किए सरकार ने जिससे कि कोई भी व्यक्ति उनके साथ आंदोलन ना कर सके। तो जुड़वा अधिनियम 1795 में ब्रिटिश संसद में पेश किए गए। इन जुड़वा नियम के बारे में बताता हूँ। इसको जुड़वा अधिनियम इसलिए कहते हैं कि 2 रूल एक साथ पास किए गए थे। पहला रूल क्या था कि जिसके अंतर्गत लोगों को भाषण या लेखन द्वारा सम्राट, संविधान या सरकार के विरुद्ध घृणा या अपमान करने के लिए उकसाना अवैध घोषित कर दिया। यानी कोई भी व्यक्ति सरकार को गाली देता है या सरकार के काम की आलोचना करता है या सरकार के विरुद्ध कुछ बोलता है तो उसको दंड मिलेगा। और दूसरा, 50 से अधिक लोगों की अनधिकृत सार्वजनिक बैठकों पर रोक लगा दी। यानी 50 से अधिक लोग एक साथ कहीं नहीं बैठ सकते, अगर बैठे पाए जाएंगे तो उनको जेल में डाल दिया गया था। तो इस अधिनियम को जुड़वा अधिनियम कहा जाता है क्योंकि 2 बड़े कठोर नियम पेश किए गए थे और ब्रिटिश संसद में 1795 में 2 जुड़वा अधिनियम पेश किए गए जिसके अंतर्गत लोगों को भाषण या लेखन द्वारा बोलने या लिखकर सरकार की आलोचना करने की मनाही की गई। साथ में 50 से अधिक लोग एक साथ सार्वजनिक रूप से कोई भी बैठक नहीं कर सकते थे। एक कॉर्न लॉ भी आपने पढ़ा होगा कि अनाज पर कानून, कॉर्न लॉ मतलब अनाज से कानून, इसने मजदूर का समर्थन किया। और चकबंदी, चकबंदी क्या होता है, छोटे छोटे खेत को बड़े बनाना, छोटे छोटे खेत को बड़े बनाना चकबंदी कहलाता है बेटा। मजदूरों को बेरोजगार बनाया, बता दिया आपको पहले कैसे मजदूरों को बेरोजगार बनाया था। ठीक है, उन्होंने अपना गुस्सा मशीनों पर निकाला और बड़े पैमाने पर मशीनों में तोड़ फोड़ करी। ठीक है, बड़े पैमाने पर मशीनों पर तोड़ फोड़ करी। ये जुड़वा अधिनियम के नुकसान थे। परीक्षा में जरूर आएगा जुड़वा अधिनियम, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, जुड़वा मूवी देखने सलमान खान की और ये पढ़ लेने, आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक लुडिज्म आंदोलन है बेटा। तो लुडिज्म आंदोलन क्या होता है, जनरल नेड लुड के नेतृत्व में चलाया गया। इसको इसलिए लुडिज्म आंदोलन कहते हैं। किसके नेतृत्व में चलाया गया था, जनरल नेड लुड के लीडरशिप में चलाया गया लुडिज्म आंदोलन। और ये आंदोलन क्या था, ये सबसे बड़ी आंदोलन था कि मशीनों की तोड़फोड़ में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि इसके जो फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, वो न्यूनतम मजदूरी, औरतों, बाल मजदूरी पर नियंत्रण, बेरोजगारों के लिए काम, कानूनी तौर पर मजदूर संघ बनाने के अधिकार की मांग करते थे। यानी तोड़फोड़ करके अपनी मांगे नहीं मनवाते थे, अच्छे तरीके से मनवाते थे। वो अच्छे तरीके क्या थे बेटा, न्यूनतम मजदूरी, कि हमारी न्यूनतम मजदूरी इतनी होनी चाहिए, औरतों और बाल मजदूरी पर नियंत्रण, औरतों और बाल मजदूरी पर नियंत्रण, बेरोजगारों के लिए काम, कानूनी तौर पर मजदूर संघ बनाने के मांग करते थे। ये लुडिज्म आंदोलन था बेटा। और इसके फलस्वरूप 2 वर्गों का उदय हुआ, मालिक और मजदूर वर्ग। तो औद्योगिक क्रांति में 2 समाज हो गया, अमीर और गरीब।
कुटीर और उद्योग धंधों का विनाश हो गया, जिससे बेरोजगारी बढ़ी और लाभ किसको हुआ? सिर्फ रईसों को, टाटा अंबानी को ही लाभ हुआ, यानी कि पूंजीपतियों को ही लाभ हुआ। तो लुडिज्म आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट है और क्या है मैंने बता दिया। नेट लुड ने इसका नेतृत्व किया था। इसके अंतर्गत क्या था कि लोग अपनी मांग के लिए मशीन की तोड़फोड़ नहीं करते थे, क्या करते थे? न्यूनतम मजदूरी की अपील करते थे, औरतों और बाल मजदूरों पर नियंत्रण करते थे, बेरोजगारी के लिए काम और कानूनी तौर पर मजदूर संघ बनाने के वकालत करते थे। आगे बढ़ते हैं, नियम व कानून। तो औरतों औद्योगिकरण के कारण जो औरतों बच्चों के साथ जो शोषण हुआ उनको रोकने के लिए कुछ कानून बनाए गए। तो बच्चों और औरतों की दशा सुधारने के लिए एक कानून 1833 में बना। ठीक है, तो पहला कानून क्या था? 1833 का कानून, बच्चों और औरतों की दशा सुधारने के लिए कानून। फिर 1842 में खान कोयला अधिनियम बना, जिसमें 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और स्त्रियों से खानों में काम लेने पर प्रतिबंध। 10 साल के बच्चों से और किसी भी उम्र की स्त्रियों से कारखानों में काम लेने से प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। इसे खान कोयला अधिनियम भी कहा जाता है। तो खान कोयला अधिनियम 1842 में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और स्त्रियों को खानों में काम लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा कि 1847 का अधिनियम, फील्ड फैक्ट्री अधिनियम, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों व स्त्रियों को 10 घंटे से अधिक काम लेने पर पाबंदी लगा दी गई। कानून जरिए कुछ सुधार किए गए, जो आपको मैंने बता दिया कि 1819 में कुछ कानून बनाए गए। पहले कानून में 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करवाने पर पाबंदी लगा दी गई। 9 से 16 वर्ष के बच्चों को काम करने की सीमा 12 घंटे कर दी। ये 1819 में हुआ था। 1842 में खान कोयला अधिनियम कि 10 साल से कम आयु के बच्चे और स्त्रियों को खानों के नीचे काम पर लगाने पर मनाही कर दी गई। 1842 में सेम है ये। और फील्ड फैक्ट्री अधिनियम 1847 में 18 साल से कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों को 10 घंटे से अधिक काम न लिया जाए। और 18वीं शताब्दी में कृषि क्रांति का विकास हुआ। तो ये 3 रूल पढ़ना है बेटा, कौन कौन से? 1819 में क्या किया, 1842 में क्या किया और 1847 में किया गया। इससे किसमें सुधार आया? महिलाओं और मजदूरों की स्थिति में सुधार आया। अब औद्योगिक क्रांति के बीच में कोई तर्क वितर्क देते हैं कुछ कि क्या औद्योगिक शब्द 1870 के दशक के बाद के लिए ही करते हैं हम, लेकिन इसके लिए भी चुनौती दी कि औद्योगिक क्रांति पहले से ही आ रखी थी। इंग्लैंड में परिवर्तन क्षेत्रीय तरीकों से हुआ, लंदन में, मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, न्यू कॉल्स में, ना कि पूरे देश में। कहते हैं औद्योगिक क्रांति पूरे देश में नहीं आई थी, इंग्लैंड के केवल कुछ ही शहरों में। तो केवल कुछ ही शहरों में आई, जैसे लंदन, मैनचेस्टर, कुछ ही शहरों में औद्योगिक क्रांति आई। और औद्योगिक क्रांति बहुत धीमी गति से हुई। इसे इसलिए क्रांति नहीं कहना, औद्योगिक परिवर्तन तो हुए लेकिन धीमी गति से हुए, इसलिए इसको क्रांति शब्द ना प्रयोग किया जाए। तो ये तर्क और वितर्क है। कुछ कहते हैं कि हाँ 70-80 के दशक में बहुत विस्तार हुआ, इसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं केवल कुछ शहरों में गई, तो ये कुछ शहरों तक ही सीमित होनी चाहिए, ना कि पूरे ब्रिटेन तक। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक परिवर्तनों के सूचकांक दर्शाते हैं कि औद्योगिक 1815 और 20 के पहले की बजाय बाद में दिखाई दिए। जो लोग कहते हैं कि 1780 में उद्योग क्रांति हुई, तो कुछ लोग का मानना है कि 1815 और 20 के बाद ही ये दिखाई देना शुरू हुआ। क्रांति के साथ प्रयुक्त औद्योगिक शब्द की दृष्टि से अर्थ बहुत सीमित है। इस दौरान जो रूपांतरण हुआ केवल उद्योग के क्षेत्रों में नहीं हुआ, बल्कि बुर्जुआ वर्ग, मध्यम वर्ग, नगरों देहातों इलाकों में रहने में, इनमें भी हुआ। तो केवल औद्योगिक क्षेत्रों में परिवर्तन को नहीं कह सकते, इस क्षेत्र में आविष्कार भी बहुत अधिक मात्रा में हुए, बहुत चेंजेस आए और जनसंख्या बढ़ी, लंदन शहर विकसित हो गया। ये सब भी औद्योगिक क्रांति के प्रभाव हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड को आपको नोट करना है कि सीमित जो रूपांतरण हुआ वो आर्थिक औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं था, इसका विस्तार क्षेत्रों से बाहर हुआ और समाज से परे। क्यों समाज से परे? समाज में मध्यम वर्ग आया, क्षेत्रों से परे कैसे? हरा वर्ग आए। ठीक है, देहाती इलाकों में पॉपुलेशन कम हो गई और शहरी इलाकों में पॉपुलेशन बढ़ गई। तो एनबी लर्निंग के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्दी। आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, उससे पहले हम पूरा का पूरा सेकेंड टर्म का सिलेबस अपलोड करेंगे और आपको अच्छे तरीके से तैयारी करने में हेल्प करेंगे। तो एनबी लर्निंग के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।